Hi, good afternoon to all of you. Welcome to Rajendra Law Academy. So, from today onwards, I will be taking daily Hindu news analysis, which will be helpful for your CLAT exam and all the judiciary exams. Okay, so let's proceed with the today's Hindu paper. तो बेसिकली आज हिंदू में तो ऐसा फुल पॉलिटिकल ही है, जैसा आपको पता होगा कल इलेक्शन था। तो मतलब कोई भी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कोई भी सिंगल पार्टी ने कोई भी मेजोरिटी अभी हासिल नहीं कर पाई इसमें। लेकिन एनडीए एज ए कोलिजन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बनाने के लिए ऐसा दावा कर रहे हैं। लेट्स सी द प्रोसीडिंग, आगे क्या होता है। तो बेसिकली न्यूज़पेपर जो है आपका, जो पहला पेपर है उसमें लिखा हुआ है बीजेपी फॉल शॉर्ट, नीड अलाइन टू गवर्न। ओके, तो बाकी जो भी ये स्टैटिकल डेटा है ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या इम्पोर्टेंट है, इसके कंटेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन वाज इन द पिक्चर, है ना। इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली। इलेक्शन कमीशन न्यूज में रहने का रीजन क्या है? बहुत सारे कारण है। सबसे पहला तो इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद अभी पोलिंग हुआ। पोलिंग के बाद भी और भी इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली एक फॉर्म रिलीज किया था, 17C बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे राजीव कुमार जी, उन्होंने क्या कहा कि 17C फॉर्म तो ऐसे ही है, पर बच्चों के लिए जो सबसे फेवरेट फॉर्म है वो यूपीएससी का फॉर्म है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा था। अभी मैं फिर डिस्कस करूंगा कि 17C फॉर्म क्या है एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज रिसेंटली। अभी एक दो दिन पहले ये न्यूज में था। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या है, ठीक है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसी बॉडी होती है, जिसके बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा रूल बुक है, लॉ बुक जिसको कहते हैं, आप जो भी कह लो उसको, स्टैच्यू, लॉ बुक, या जो हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मेंशन्ड है कि नहीं इसके बारे में। तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो बेसिकली इट इज एन ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग और कैरिंग, एडमिनिस्ट्रिंग और कैरिंग व्हाट, इलेक्शंस इन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। सेंटर में और स्टेट में इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी किसको दिया गया है भाई? इलेक्शन कमीशन को। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है, इसका मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग और कैरिंग इलेक्शन प्रोसेस इन सेंटर और स्टेट, ठीक है। तो ये है इलेक्शन कमीशन का बेसिकली, कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, बेसिकली ये स्टार्ट कब हुआ था? तो इट वाज स्टार्टेड इन, मतलब ये कब स्टैब्लिश किया गया? सो इट वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 25 जैन 1950। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये डेट क्यों बता रहा हूँ। कई बार ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें ये डेट है 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को इंडिया में हम नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो इन इंडिया इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। नेशनल वोटर डे क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का स्टैब्लिशमेंट इसी दिन हुआ था। एंड इलेक्शन कमीशन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शन इन सेंटर एंड स्टेट, ओके। तो क्या बताया मैंने आपको, इलेक्शन कमीशन का स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 25 जैन को स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1950 में, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं इसी दिन। तो इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे, ओके। इसका जो सेक्रेटेरिएट है, मतलब सेक्रेटेरिएट एज इन हेडक्वार्टर, कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है हमारे न्यू दिल्ली में, ठीक है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, फिर इलेक्शन कमीशन का स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। देन जो 25 जैन है, जिस दिन इंसेप्शन हुआ इलेक्शन कमीशन का, दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया, ठीक है। सेक्रेटेरिएट है इसका न्यू दिल्ली में। अब बेसिकली इलेक्शन कमीशन किसका किसका चुनाव कराता है, ये भी जानने की जरूरत है। तो बॉडी किस किस का चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन? ये करवाता है हमारे लोकसभा का और राज्यसभा का। सेंटर में दो चीज हो गए क्या? सेंटर में हमारे हो गए लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका इलेक्शन कराता है। कल लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया, ठीक है। देन इलेक्शन कमीशन किसका कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, ठीक है।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हर स्टेट में असेंबली होती है, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, हर जगह पे है। ठीक है, आपके पंजाब में भी है, जो एमएलए बन के आते हैं हमारे। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव भी कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। तो इलेक्शन कमीशन किस किस का चुनाव कराता है? एक तो सेंटर में किसका, लोकसभा एंड राज्यसभा, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन थर्ड है हमारा क्या, थर्ड इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं उनका इलेक्शन कराता है, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एट सेंटर ऑफ व्हाट, लोकसभा एंड राज्यसभा, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करके लिखेंगे क्या, जो हमारे पंचायत होते हैं ना स्टेट में, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इसका चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग और एक्सरसाइजिंग द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इन स्टेट्स। तो ये कौन कराता है इसका चुनाव? इसके चुनाव के लिए एक अलग से स्टेट में प्रोविजन है कि एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, अब एक थोड़ा सा और ज्यादा आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 243 के में, ठीक है, आर्टिकल 243 के में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है पंचायत के, और कि पंचायत में इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्या क्या पावर्स होंगे। और उसी तरह से आर्टिकल 243 लार्जली आप याद रखो। ठीक है, अब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, पर एट लार्जली मैंने को आपको एक आइडिया दे दिया कि एट द एक्सट्रीम केस में अगर पूछा जाए तो 243 क्या है, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, ऑफ द स्टेट। तो 243 के कहते हैं पंचायत के लिए, एंड जेड ए है इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन किसका नहीं कराता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इलेक्शंस विच आर नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो कौन सा नहीं कराता? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कौन नहीं कराता? हमारा इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। उसके लिए क्या है अलग से, उसके लिए एक सेपरेट बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो स्टेट में होता है और वही इसका इलेक्शन कराती है। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आर्टिकल 324 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन के बारे में, ये कैसी बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आर्टिकल 324 कहता है कि नेशन में कैसा इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर, है ना, फ्री होना चाहिए, पैसे देके तो भाई इलेक्शन नहीं होता ना, कराने में जरूर लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में, लेकिन वो सरकार उसका गवर्नमेंट एक्सचेकर से वो पैसा जाता है, लेकिन इट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो 324 में लिखा गया है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, कि किस तरह से वो इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगे, किस तरह से उसका सुपरविजन करेंगे, इसके बारे में मेंशन किया गया है हमारे आर्टिकल 324 में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आप सुनते होंगे ना, राइट, आपको वोट देने का अधिकार है, ये आपने कहाँ से ड्रॉ किया? राइट टू वोट है ना, राइट टू वोट एक हमारा राइट है, ये हमने कहाँ से ड्रॉ किया? तो आर्टिकल 326 है, 326 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन, इलेक्शन टू द हाउस। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में जो हम इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। आर्टिकल 326 में क्या कहते हैं? अब मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमें राइट टू वोट का अधिकार है, वो हमने कहाँ से ड्रॉ किया? तो आर्टिकल 326 में मेंशन्ड है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट आर बेस्ड ऑन व्हाट, आर बेस्ड ऑन, ठीक है, सो आर बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। ठीक है, एडल्ट सफरेज मतलब एडल्ट कौन है भाई, एडल्ट कौन है हमारे इंडिया में? तो एक और फैक्ट बताता हूँ, आप इससे जोड़ के यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे इससे कि मैं किस कंटेक्स्ट में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो हमें राइट टू वोट का अधिकार कहाँ से मिला? आर्टिकल 326 से, जिसमें कहा क्या कहा गया है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, जो एमएलए हम चुनते हैं और एमपी चुनते हैं, उनके इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो हमें वोट देने का अधिकार है, इट इज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। तो कभी भी पूछा गया है कि किस आर्टिकल से आपको राइट टू वोट का अधिकार है, दैट इज थ्रू आर्टिकल 326। अब एडल्ट सफरेज क्या है? पहले एडल्ट का डिफिनेशन क्या था? 21। कैसे? क्योंकि एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 61st अमेंडमेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1988 में, विच केम इनटू फोर्स इन 1989। ठीक है, इसमें क्या किया गया? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में द वोटिंग एज, ठीक है, वोटिंग एज पहले कितनी थी? 21 ईयर्स। वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 18। ठीक है, अब वोटिंग एज को क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया। ठीक है, वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 18, विच वॉज, पहले क्या था? अर्लियर इट वॉज 21। ठीक है, तो अर्लियर इट वॉज 21। ठीक है, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने वोटिंग एज को कितना कर दिया? हमारे 18 कर दिया। ठीक है, पहले कितना था? 21 था। तो एडल्ट कौन हुआ भाई? एडल्ट वो हुआ जो 18 और 18 साल से ऊपर का है, वो एडल्ट हो गया। आ, इस पूरे वर्ड को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, है ना? सफरेज बोल दो यार, फ्रेंचाइज है ना, जो भी बोल दो। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल दैट मीन्स इट इज ओपन टू ऑल, है ना, सबको वोट करने का अधिकार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, है ना, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो इट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट जिसको कहते हैं ना, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल क्या है? ओपन टू ऑल, सबके लिए है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस रेस के हो, किस जेंडर के हो, क्या कास्ट है आपका, कौन से रिलीजन के हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज यूनिवर्सल यानी ओपन टू ऑल। एडल्ट क्या है भाई? एडल्ट वो है विच इज जो 18 साल और 18 साल से ऊपर का है, उसको एडल्ट कहते हैं। एंड सफरेज मतलब वोट देने का अधिकार। सो राइट टू वोट इज अवेलेबल टू एवरी वन हु इज ऑफ 18 ईयर्स और 18 ईयर्स ऑफ और अबव 18 ईयर, एंड इट इज ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, है ना, सेक्स। ठीक है, एंड रिलीजन। ओके, तो ये हो गई हमारे इलेक्शन कमीशन की थोड़ी कहानी। थोड़ा सा और आगे बताता हूँ मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये सब बेसिकली वही है कि कितना कितना वोट किस किस को मिला। और एक तो आपने सुना ही होगा, एन फैक्टर बहुत चल रहा है, एन स्क्वायर फैक्टर। एन स्क्वायर फैक्टर क्या है? नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू, है ना, नायडू साहब और नीतीश कुमार जो है, अगर ये आ जाती हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी कैन इजिली फॉर्म अ गवर्नमेंट, विच इज पॉसिबली, लग रहा है कि ऐसा इट विल टर्न आउट टू बी एन सक्सेसफुल कोलिजन, एंड तीसरी बार हमारे मोदी जी आ जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन पे थे अपन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जब शुरुआत हुई थी 1950 में, तो इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ क्या होता था? एक ही मेंबर होता था, यानी उसको कहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, लेकिन 1988 में, यानी 1989 में, 1989 में क्या हुआ? जब वोटिंग एज को हमने 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया। ठीक है, जब वोटिंग एज को हमने 21 साल से 18 साल कर दिया। ठीक है, 15 अक्टूबर, प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो 16 अक्टूबर 1989 को ऐसा किया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 19, इतना जरूरत नहीं है याद करने की, बस मैंने आपको बता दिया। 16 अक्टूबर 1989, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? थ्रू 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 18 बाई विच अमेंडमेंट एक्ट? सो किससे? 61st अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। ठीक है, तो जब इलेक्शन कमीशन का इंसेप्शन हुआ 1950 में, या जब इलेक्शन कमीशन की जब शुरुआत हुई 1950 में, तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन क्या था? इट वाज ओनली अ वन मेंबर बॉडी, सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन 1989 में क्या हुआ? वोटिंग एज को भैया कम कर दिया गया, 18 साल पे ले आया गया। ठीक है, अब वोटिंग एज को 18 कर दिया गया तो क्या है? वोटर बहुत ज्यादा हो गए, है ना। अब देखो 3 साल कम कर दिया गया, तो इस एज ब्रैकेट में जो लोग आएंगे तो बढ़ेंगे। अब इलेक्शन कमीशन पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। प्रेशर आ गया तो कहा गया नहीं भाई, एक सिंगल आदमी इसको मैनेज नहीं कर पाएगा, तो आप क्या करो? मल्टी मेंबर बॉडी बनाओ। तो 1989 के बाद से इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर बॉडी क्या है भाई? मल्टी मेंबर बॉडी, तो इलेक्शन कमीशन का जो कॉम्पोजिशन है ना, कॉम्पोजिशन यानी क्या स्ट्रक्चर है, तो इसका कॉम्पोजिशन ऐसा है कि एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है,
तीन मेंबर होता है, अब इट इज नाउ 3 मेंबर बॉडी। वन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कहते हैं कि हेड होते हैं। वैसे दोनों का पावर सिमिलर ही होता है। इनके जो सैलरी और इमाउलमेंट्स होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग होता है। पर इन नोमेनक्लेचर है, तो एक क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो है टू इलेक्शनल कमिश्नर्स। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि इलेक्शन कमीशन की जब शुरुआत हुई थी तभी से इलेक्शन कमिश्नर मल्टी मेंबर बॉडी है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है। तो कॉम्पोजिशन क्या है कि 1989 के बाद जब वोटिंग एज को क्या कर दिया गया, 21 साल से 18 साल कर दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया और कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया। ठीक है। कॉम्पोजिशन को चेंज करके क्या कर दिया उन्होंने, एक बना हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो हुए हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है। तो इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है। और इनको अपॉइंट कौन करता है, एक सवाल ये है। सो दे आर अपॉइंटेड बाय, हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं इनको अपॉइंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। गवर्नमेंट का कंसल्टेशन तो जरूर लेते हैं, जैसे जो भी गवर्नमेंट होगी उनका कंसल्टेशन लिया जाता है। ठीक है। लेकिन जनरली क्या है, प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और मैंने क्या बताया, इनका जो सैलरी है, अलाउंस है, सब इक्विवेलेंट होता है ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है। पहले जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता था, लेकिन रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद इनके ये वाला जो क्लॉज है उसको चेंज किया गया। तो देयर सैलरीज, अलाउंस एंड सैलरी अलाउंस एंड इमाउलमेंट्स, है ना, मतलब और भी जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे जैसे फोन यूज करना, ये बहुत सारा प्रिविलेज मिलता है सबको, है ना, जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं। तो इनका जो ये होगा, ये दे आर किसके इक्विवेलेंट होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी के। ठीक है। पहले जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के होता था, लेकिन रिसेंटली 2023 में एक अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद से कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट कर दिया गया। ठीक है। इनके पावर दोनों के इक्विवेलेंट होते हैं, सैलरी अलाउंस भी बराबर ही होता है, ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का ज्यादा होता है। So their salary, emoluments and allowances are equivalent to that of a cabinet secretary. ठीक है। ये हो गया। एक और है, मान लो कि किसी मुद्दे पे कोई भी एक मुद्दा हो और उस पे क्या है, इनके बीच में आपस में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो वैसे केस में क्या होता है, वैसे केस में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, वोटिंग करते हैं। मतलब तीन लोग वोटिंग करेंगे किसी चीज पे, दो लोगों ने मान लो जिस चीज को फेवर कर दिया, तो वो ओपिनियन इनको मानना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर क्या करेंगे, मैटर इज ओनली डिसाइडेड बाय मेजोरिटी। ओके। तो ये एक हो गया आपका। ठीक है। अब है कि भाई इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन जो कमिश्नर है हमारे, तो इनका टेन्योर कितने साल का होता है, तो ये होता है 6 साल के लिए। ठीक है। 6 years, और या तो ये 65 साल के हो जाए। ठीक है। विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। कितना होगा इलेक्शन कमीशन का, जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, इनका टेन्योर बात करते हैं। ठीक है। तो इनका टेन्योर फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं, अगर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी। तो दे हैव अ फिक्स टेन्योर ऑफ 6 years, 6 साल के लिए बनाए जाते हैं। और 65 साल के, ठीक है, 65 मतलब जब इनका एज 65 हो, जो भी इनसे से पहले हो जाए, तो दे हैव अ फिक्स टेन्योर ऑफ 6 years, और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। सो दे हैव अ फिक्स्ड दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर of what, 6 years, or up to the age of 65, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए उसको माना जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने, है ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब देखो, इनका रिमूवल अगर करना होगा, मान लो इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा। इनके रिमूवल के लिए बेसिकली एक ही चीज है, या तो ये रिजाइन कर दें, या इनको हटाने का जो तरीका होता है, तो जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाते हैं ना, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाने का जो प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस से इनको हटाया जाता है। ठीक है। अब किसी दिन कभी और डिस्कस करेंगे कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है। बस बेसिकली इतना जान लो कि इनका रिमूवल कैसे होता है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका अगर रिमूवल करना हो, तो प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो कौन डिसाइड करता है, विच इज फिक्स बाय पार्लियामेंट। प्रोसेस इज सिमिलर टू
रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रोसेस इज सिमिलर टू रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। और इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो सिंपली बहुत आसान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इनके रिकमेंडेशन पे ही सिर्फ उनको हटा दिया जाता है। बस इनको अगर हटाना है तो प्रोसेस इज सिमिलर टू रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो सिर्फ इनका रिकमेंडेशन लगेगा और इनकी फिर छुट्टी हो जाएगी। तो ये कहानी है हमारे पूरे क्या है इलेक्शन कमिश्नर का। बेसिकली पेपर में और कुछ ज्यादा था नहीं, है ना। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि सिर्फ किसको कितना वोट मिला है। बीजेपी में बीजेपी को बड़ा सेटबैक कहाँ कहाँ पे लगा है। जैसे यूपी में बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, ठीक है। पिछले साल काफी ज्यादा मेजोरिटी थी वहां पे, लेकिन इस बार अ, समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीट लिया है वहां पे, ठीक है। उसी तरह से सेटबैक लगा है महाराष्ट्र में। तो बेसिकली यही सब मेंशन है इसके आर्टिकल के अंदर, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है, कब इसका इंसेप्शन हुआ, और 25 जैन को, और उस दिन हम नेशनल वोटर डे मनाते हैं। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, और इलेक्शन कमीशन किसका किसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और कौन से इलेक्शन प्रोसेस को देखता है, और किसका नहीं कराता, ये भी मैंने आपको बताया। राइट टू वोट का अधिकार हमें किस आर्टिकल से मिला है, और वोटिंग एज पहले 21 थी, 18 कौन से अमेंडमेंट एक्ट से किया गया, ठीक है। सो वी ऑल डिस्कस दीज थिंग्स। देखो ये सब डेटा में यही मेंशन है कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कितना मिला, एनडीए को कितना मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिला, ठीक है। सो दिस इज ऑल, है ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। तो हमारे बेसिकली एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर से। जो थोड़ा रेलिवेंट चीजें हो, जैसे कि अ, मान लो कि आरबीआई ने कोई गाइडलाइन दिया हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट बता रहा है, कोई जजमेंट किसी केस में कोई रूलिंग पास किया हो, आरबीआई का कोई गाइडलाइन है, ठीक है। या कुछ ऐसा नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा हो, ठीक है। ऐसी चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के रेलिवेंट होगा। अब तो आज के पेपर में तो फुल क्या है, यही लिखा हुआ है कि हाँ, जैसे बंगाल है ना, बंगाल ने भी बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक लगाया। तो यही मेंशन है कि कौन कौन जीत गया, कौन हार गया, है ना। और बीजेपी के क्या फेवर में नहीं था, कैसे कांग्रेस एक वापस से फिर से उभर के आई है। लेकिन फिर भी सरकार बनाते हुए क्या है, हमारे मोदी जी साहब ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ, ठीक है। देखो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन के बारे में ही है। इलेक्शन कमीशन ही रादर इलेक्शन के बारे में। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा था, एक फॉर्म 17C के बारे में, है ना। फॉर्म 17C क्या है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, जो पोलिंग एजेंट के पास रहता है। जैसे कि इसमें पूरा लिस्ट होता है कि कितने नंबर ऑफ वोटर्स होंगे पोलिंग स्टेशन में, ठीक है। फिर जैसे कल जो पूरा प्रोसेस है ना पोलिंग का, जैसे कि कल कितना कितना ईवीएम में कितनी काउंटिंग हुई, क्या हुआ, किसने वोट दिया नहीं दिया, सबका जो डेटा होता है, पूरा इलेक्शन का जो डेटा होता है ना, जो इलेक्शन पोलिंग से लेके काउंटिंग तक का जो डेटा होता है, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डेटा का जो फॉर्म होता है, उसको फॉर्म 17C कहते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि फॉर्म 17C इज एसोसिएटेड विथ, और नीचे लिख दें इलेक्शन, और कुछ इकोनॉमिक टर्म्स लिख दें, तो आप इलेक्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है फॉर्म 17C फॉर्म क्या है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज प्रोवाइडेड टू, किसको दिया जाता है, सॉरी, हाँ, दैट इज प्रोवाइडेड टू पोलिंग एजेंट्स, ठीक है। पूरा हमको डेटा दिया जाता है कि कितने लोग हैं, कितना पोलिंग स्टेशन, मतलब कितने नंबर ऑफ वोटर्स है, ठीक है, सबका डेटा बेसिकली। फिर लास्ट में ईवीएम है जो भी है, ठीक है। तो ये डेटा जो है ना, ये काफी बल्की डेटा होता है। और कोई भी अगर इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है ना, तो आप ये डेटा का इस्तेमाल करके आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स डेटा कैन बी यूज टू लीगली चैलेंज एज एन, जो जैसे मान लो कि आपको लग रहा है कि कोई इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, जो भी आदमी कंटेस्ट कर रहा था उसको लगा कि नहीं मैं जीत रहा था, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, तो इस डेटा के थ्रू वो चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फॉर्म 17C के बारे में आपको बता दिया मैंने, ठीक है।
ये हो गया। अब बाकी देखिए यही सब है, महाराष्ट्र में ये हुआ। ठीक है। यूपी, यूपी की स्थिति है ना, यूपी में कैसे बीजेपी हार जाती है। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल आर्टिकल में भी आज सच कुछ ज्यादा में वो नहीं है, बस ये लिखा गया है कि कैसे कैंपेन के बारे में, कि बीजेपी ने 400 पार का एक मतलब, हाँ, क्या कहते हैं, एक क्रिएट किया था, एक स्लोगन दिया था मोदी जी ने, कि आएंगे तो क्या, जैसे ये लिखा है, आएंगे तो मोदी जी, है ना, अब की बार 400 पार। तो लेकिन बीजेपी क्या है, 240 के अंदर ही सिमट के रह गई। सरकार बनाने का जो आंकड़ा था वो कितना था, 272। ठीक है, कितना आंकड़ा था, 272। ठीक है। कैसे निकालते हैं ये आंकड़ा, कहाँ से आया? टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, 543। 543 को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 271 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 271 + 1 है ना, मतलब 50% से एक थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए उसको कहते हैं कि 272 का आंकड़ा चाहिए था। लेकिन फिर भी क्या है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाया जाता है गवर्नमेंट के लिए, तो पहले जो है हमारे प्रेसिडेंट जी इनको ही बुलाएंगे। ठीक है। तो ये है। अब हमारे काम का क्या है, और लेट्स प्रोसीड फर्दर। जैसे बिजनेस न्यूज है, तो देखो सेंटिमेंट की वजह से कैसे क्या, जैसे मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हुई। ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 9% नीचे गिर गया। बैंक निफ्टी बेसिकली क्या है, जितना भी बैंक है सबको मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया है ना, आप सुनते होंगे जैसे म्यूचुअल फंड ये वो, है ना। तो जितने भी बैंक है सारे बैंक को मिक्स करके नहीं, इन द सेंस की 10 बैंक है, 10 बैंक को मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया है, जो उसका इसको रिफ्लेक्ट करता है कि 10 बैंक की क्या हालत है, बैंक ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ये इंडेक्स 9% के आसपास नीचे था। तो ये सब सेंटिमेंट से था, है ना। जैसे क्या था, पूरा का पूरा सेंटिमेंट था कि बाजार में क्या, बीजेपी जो है मैसिव तरीके से जीतेगी, विक्ट्री होगी, 400 प्लस सीट लाएगी। लेकिन वो सेंटिमेंट नहीं आया, तो एक नेगेटिव वो बन गया, नेगेटिव कॉनोटेशन बन गया कि कहीं बीजेपी विक्ट्री से दूर ना चली जाए। तो बाजार में जो बहुत बड़े 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 स्टॉक भी हैं, वो बहुत ज्यादा मैसिव गिरावट नजर आई उसमें। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, मतलब न्यूज में यही है कि बाजार भी कई बार सेंटिमेंट ड्रिवन होता है। ठीक है। देखिए पूरा का पूरा न्यूज में यही है हमारे। स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज हमारे, स्पोर्ट्स न्यूज में भी आज सच कुछ था नहीं। एक और न्यूज था, इट्स अबाउट गैम्बिया रीस्ट्रक्चरिंग। वेट फॉर अ मोमेंट, लेट मी सर्च दैट न्यूज फॉर यू। तो बेसिकली गैम्बिया के ऊपर एक न्यूज था, है ना, कि रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब गैम्बिया क्या है, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और उसने अभी रिसेंटली क्या है, ये बैंकरप्सी फाइल कर दी है।
कि भैया हम तो क्या है, हमारे पास अब कोई पैसा वैसा नहीं है, तो हम कहाँ से पैसा देंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर एक न्यूज़ था। ठीक है, कोई पेज आई थिंक मिसिंग है क्या इसमें। वेट वेट, न्यू इंटरनेशनल न्यूज़ ही था वो वैसे। अच्छा, तो बेसिकली मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या सीन है। अ, जैसे क्या है कि एक ना कॉमन फ्रेमवर्क प्रोग्राम है। ठीक है, एक कॉमन फ्रेमवर्क इनिशिएटिव है, कॉमन फ्रेमवर्क। ठीक है, नवंबर 2020 के अंदर ये फ्रेमवर्क लाया गया था। सो ये जो फ्रेमवर्क है बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है G20 कंट्री लेके आई थी। ठीक है, G20 क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्री। इंडिया भी इसका मेंबर है। आपने 2023 के दौरान सुना होगा, काफी ह्यू एंड क्राई चल रहा था इंडिया में ही। इसका क्या था, इंडिया ही के पास ही चेयरमैनशिप, और बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत ही हाईलाइट होगा। आपने सुना होगा दिल्ली भी 2-3 दिन के लिए बंद था तभी। तो कॉमन फ्रेमवर्क क्या है, इट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव। तो मैं ये बता रहा था, पहले पहले आपको मैं ये रेफरेंस बताता हूँ कि न्यूज में क्यों था। ठीक है, तो रिसेंटली एक कंट्री है गैम्बिया। ठीक है, ये गैम्बिया जो है हमारे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। इन्होंने क्या है, बैंकरप्सी फाइल किया कि भैया हम क्या है, अब कंगाल हो गए, हमारे पास तो कोई पैसे वैसे नहीं है। तो कॉमन फ्रेम, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि $900 मिलियन, ठीक है, $900 मिलियन का क्या है, पैसा जो था इन्होंने जो लिया था, इनको दिया गया था। ठीक है, कोविड की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा बहुत कंट्री पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। तो कोविड के इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी इकोनॉमी जो एकदम बर्बाद हो गई। गैम्बिया वैसे रिसोर्स रिच कंट्री है, यहाँ पे मिनरल काफी ज्यादा है, लेकिन मिनरल होने के बावजूद भी यहाँ पे पॉलिटिकल विल ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक सिनेरियो अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक टर्मोइल आ गया, और गैम्बिया एक क्राइसिस में चला गया। तो ऐसे कंट्रीज को मदद करने के लिए G20 नेशन ने, तो G20 अलॉन्ग विथ एक है क्लब ऑफ पेरिस। ठीक है, क्लब ऑफ पेरिस, इन दोनों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है कॉमन फ्रेमवर्क। तो बेसिकली ये कैसा फ्रेमवर्क है, ये 2020 में अनाउंस किया गया था। ठीक है, इट इज अनाउंस्ड बेसिकली इन 2020। ठीक है, क्यों, ताकि जो भी अनसस्टेनेबल अनसस्टेनेबल डेट है, डेट मतलब कर्ज, अनसस्टेनेबल डेट फेस्ड बाय वेरियस कंट्रीज, है ना, वेरियस कंट्रीज। So it is an issue which is, what the issue is, it was announced basically in November 2020. Sorry, to deal with the issue of, मैं पूरा मेंशन कर देता हूँ। टू डील विद द इशू ऑफ, क्या इशू है भाई, अनसस्टेनेबल डेट, है ना, कर्ज फेस्ड बाय वेरियस कंट्रीज एज ड्यू टू कोविड 19 पैंडमिक, एज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19। ठीक है, कोविड 19 पैंडमिक के इम्पैक्ट की वजह से जिस भी कंट्री को अनसस्टेनेबल डेट मतलब हो रहा है, कर्ज में चले गए हैं, वो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है, उनको क्या है ये कंट्री जो है, ग्रुप ऑफ कंट्री अलॉन्ग विद द क्लब ऑफ पेरिस, ये क्या है उनको बदले में वो वैसी कंट्री को, ताकि वो अपनी जो ग्रेव इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे बाहर आ पाए, ये लोग क्या है उनको बदले में पैसे देते हैं। ठीक है, पैसे मतलब कि जैसे कि कोई भी कंट्री या कोई भी बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी जब पैसा देती है तो उसको लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन ही होता है, सॉफ्ट लोन कह लो इसको। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या हुआ कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जैसे ऐसा नहीं है, जैसे हम क्या बैंक से लोन लेते हैं तो कितना, जैसे आप पर्सनल लोन के बारे में जानते होंगे, कोई बैंक 10%, 11%, 12%, मिनिमम भी आपने सुना होगा तो 8% से 12% के आसपास में यही लोन रहता है। लेकिन जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन देती है तो बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो भी तब जब कंट्री बहुत ही पुअर कंट्री हो, है ना, डेवलपिंग कंट्री हो, अंडर डेवलप कंट्री हो। तो लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, सॉफ्ट लोन कहते हैं। सॉफ्ट लोन का मतलब कि इंटरेस्ट मान लो बहुत ही कम कर दिया, बोला 0.5% लो, 0.5% ही इंटरेस्ट देना होगा तुमको, और इसमें टर्म पीरियड भी बढ़ा देते हैं। अब कंट्री ने लोन लिया है तो भाई 10 करोड़ 5 करोड़ तो लिया नहीं होगा, तो इनको बोल देते हैं कि आपको बहुत ही लंबा ग्रेस पीरियड दे देते हैं। मतलब आप क्या करो, आराम आराम से पैसे लौटाओ हमें, ठीक है, 20 साल ले लो, 25 साल ले लो, और ऐसे लौटा दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कॉमन फ्रेमवर्क में G20 और ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज प्लस क्लब ऑफ पेरिस एक इनिशिएटिव लेके आते हैं टू डील विद द इशू ऑफ अनसस्टेनेबल डेट फेस्ड बाय वेरियस कंट्रीज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19। ठीक है, तो
इसके थ्रू क्या है, इस फ्रेमवर्क के थ्रू इन लोगों ने लगभग 13.4 बिलियन डॉलर इतना पैसा था, मतलब रेज किया गया इस फ्रेमवर्क में इन लोगों के दौरान। और इतने बहुत सारे कंट्रीज पे कोविड का बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट पड़ा, जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उनको पैसे दिए गए। ठीक है। तो गैम्बिया को भी बहुत पैसा मिला भाई। तो गैम्बिया पैसे चुका नहीं पा रहा था, तो रिसेंटली गैम्बिया ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। बैंकरप्सी मतलब कि भाई हम तो कंगाल हो गए, हमने अब हम पैसा कहाँ से देंगे। तो इन कंट्री ने क्या किया, $900 मिलियन का वेवर कर दिया। बोला ठीक है भाई, आप $900 मिलियन तो हम आपका माफ कर देते हैं, और जो बचा हुआ कर्ज है वो आप क्या करो, 20 साल में बहुत ही छोटे छोटे मतलब अमाउंट में दे जाओ। मान लो आप 2-4 रुपए आप हर दिन देते जाओ या महीने में देते जाओ, जैसा मन करे आपका ऐसे देते जाओ। तो बेसिकली आया, इनको लगा कि भाई कुछ तो नहीं मिल रहा है, जो भी मिल जाए। ठीक है। तो ये न्यूज में था कि ठीक है। तो बेसिकली बस आपको ये जानना था कि कॉमन फ्रेमवर्क क्या है, G20 कंट्रीज का है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ G20। ठीक है। इसके लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ कि G20 क्या है। G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ठीक है। 20 कंट्री का ग्रुप है। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग इकोनॉमी दोनों है। डेवलप्ड कंट्रीज दो तरह के देश हैं, है ना। एक डेवलप्ड हो चुके हैं बहुत ज्यादा, एक डेवलपिंग है, जैसे हमारा भारत भी अभी डेवलपिंग स्टेट में है, लेकिन बहुत जल्दी अपन भी डेवलप कंट्रीज के स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है। एक सबसे कमाल का फैक्ट आपको बताऊं, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और डेवलपिंग है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सेल्फ क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, कंट्री को खुद ही बताना पड़ता है कि भैया हम डेवलप है कि डेवलपिंग नहीं है। एज सच कोई भी डिफिनेशन नहीं है। बाकी अलग अलग जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये अलग अलग तरीके से एक कि आप इतने पैसे हैं आपके पास तो आप डेवलप हो, डेवलपिंग हो। लेकिन एक कोई फिक्स्ड डिफिनेशन नहीं है इसका। कहते हैं कि ऐसा सेल्फ क्लासिफाइंग होता ही है ना। खुद ही क्लासिफाई करना पड़ता है हम डेवलप हैं या डेवलपिंग है। ठीक है। तो G20 क्या है, बेसिकली G20 इज ए ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ठीक है। अभी रिसेंटली 2023 में बहुत न्यूज में था, क्योंकि क्या आपने देखा होगा जगह जगह पे पोस्टर होर्डिंग लगी हुई थी। इंडिया के बहुत सारे शहरों में G20 का अलग अलग सम्मेलन हुए G20 के। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम सजाया गया था। भारत का भी एक वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया का काफी नाम हुआ। ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग भी है और डेवलप भी है। 1999 में ये बनाया गया था। ठीक है। ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने रहे। 1997 में बेसिकली एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। ठीक है। एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसी के बैकड्रॉप में एक ऐसा ग्रुप बनाया गया कि भाई हम सब कंट्री मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, ताकि वर्ल्ड पे एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने रहे। हमें ना स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, कि ऐसा ना हो जाए कि इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। तो सब हमें ऐसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी है जिससे कि हम कोई भी इकोनॉमिक शॉक जो आए उसको सह पाए। ठीक है। तो G20 इज ए ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि पूछ लेते हैं कि कौन कौन सा कंट्री G20 का मेंबर है। देखो, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। आप कैसे याद करो, कॉन्टिनेंट वाइज याद करो। कितने कॉन्टिनेंट हमारे? 7। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन सी कंट्री, हम इसको कॉन्टिनेंट वाइज याद करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से बिग कंट्रीज जैसे USA, कनाडा, मेक्सिको, तीन ही कंट्री हमारे नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है। USA, कनाडा एंड मेक्सिको। तो पहला कॉन्टिनेंट हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन कौन से है, बिग कंट्रीज है ना। यूएस सबसे मोनोपोली है यूएस की बहुत जगह पे, कहते हैं ऐसा, सुपर पावर है। तो यूएस है, कनाडा है और मेक्सिको है। भारत के लोग बहुत रहते हैं। आप लोग तो क्या पंजाब से हो, है ना। आधा पंजाब कनाडा में ही है। ठीक है। अब वहां पे कहते हैं क्या, मतलब कि पंजाबी जो है वो सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है। तो यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका से। अब आते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में दो ही कंट्री है, फुटबॉल लविंग नेशन, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। ठीक है। दो कंट्री फ्रॉम साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। ठीक है। दो कॉन्टिनेंट हो गया हमारा, एक नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बेकारा बेचारा एक ही कंट्री है, वो है हमारा साउथ अफ्रीका। ठीक है। वैसे भी बेचारा है ना, क्रिकेट में कुछ हो नहीं पा रहा, है ना। कितनी कोशिश कर रहे हैं, पर इनको चोकर्स इसलिए कहते हैं। पहुंच पहुंच के भी फाइनल तक पहुंच के भी बेचारे हार जाते हैं। ठीक है। जैसे हमारी RCB है, वैसे ही ग्रुप ऑफ 20 टॉपिक पे आते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन कौन से हमारे, US, कनाडा एंड मेक्सिको। साउथ अमेरिका से कौन सा है हमारा, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक है हमारे पास, साउथ अफ्रीका। फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है। अब आते हैं यूरोप, है ना।
यूरोप से भाई कौन कौन सा है? यूरोप से है हमारे वर्ल्ड वॉर कंट्री, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी। तो एक है हमारा ब्रिटेन, यानी यूके मान लो, यूके ही है, यूके। यूके के बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली। ठीक है, चार हो गया। एक है रशिया भाई, और एक कंट्री नहीं है, ये है ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन। ठीक है। अब यही है आपके लिए फैक्ट। अगर एक स्टेटमेंट बनाए हम और कहें कि ग्रुप G20 क्या है, G20 इज ए ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, तो ये गलत हो जाएगा। 19 कंट्रीज। ठीक है, 19 कंट्रीज एंड वन व्हाट, एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक संगठन है, ग्रुप है। तो एक है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो G20 इज ए ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड वन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोप से कितनी कंट्री होगी? 5 + 1, ये वर्ल्ड वॉर कंट्रीज। यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया। यूके की जगह ब्रिटेन भी लिख सकते हो, ब्रिटेन लिख लो आप। यूके और ब्रिटेन में भी डिफरेंस है, मैं बताऊंगा कभी। ठीक है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमारे एशिया, एशिया से क्या है भाई? हमारा पहले तो प्यारा भारत, इंडिया, चाइना, जापान एंड नॉर्थ कोरिया। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। नॉर्थ कोरिया तो वैसे भी अलग ही कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान है ना। नॉर्थ कोरिया ने भी कहा है कि वो लोग फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी जीत गए। वहां एक अलग ही न्यूज चलता है, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान कहता है, वैसे ही हमारा नॉर्थ कोरिया साहब भी ऐसे ही कुछ कुछ बताते रहते हैं। तो एशिया से कौन कौन सी कंट्री हो गई हमारी? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 5 6 हो गए। अब एक है मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं, एज इन मुस्लिम पॉपुलेशन, पॉपुलेटेड कंट्री, जहाँ पे मुस्लिम जो हमारे धर्म है उससे बहुत ज्यादा आबादी है। वो है हमारा इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है बेसिकली, इंडोनेशिया। फिर है हमारा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। देखो ये याद करने का तरीका है, ऐसा कोई वो नहीं है, आप सोचना कि मैं वैसे बता रहा हूँ। इट्स अ वेरी इजी वे टू रिमेम्बर। कॉन्टिनेंट वाइज याद किया हमने, है ना। नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़ी कंट्री, यूएस, कनाडा, मेक्सिको। साउथ अमेरिका में हमारे पास क्या है? अर्जेंटीना एंड ब्राजील, जो दो फुटबॉल प्लेइंग नेशन है। अफ्रीका से सिर्फ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। यूरोप से हमारा हो गए 5, कौन सी कंट्री? जो वर्ल्ड वॉर कंट्रीज हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 19 कंट्री इन वन ऑर्गेनाइजेशन। एशिया से हमारा इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री से कौन कौन से? इंडोनेशिया, सऊदी एंड टर्की। हुआ 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। तो ये हमारे कितने कंट्री हो गए G20 में? 20 कंट्रीज हो गए। इंडिया G20 का पार्ट है, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा इलेबोरेटली बताया, क्योंकि इंडिया जिस भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग का पार्ट होता है वो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है G20। ठीक है। अब देखो, अभी जो रिसेंटली 2023 में G20 हुआ, इसमें सभी जितने भी मेंबर्स हैं सबने यूनानिमसली क्या किया? कहा कि अफ्रीकन यूनियन जो है हमारा, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को भी अब G20 का मेंबर बनाया जाएगा, सबने ये मान लिया। तो अब ये जो है G21 हो जाएगा। ठीक है। ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ G20 अग्रीड यूनानिमसली टू इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन, है, ठीक है, एज मेंबर ऑफ G20 ग्रुपिंग। तो अब कितना? अब ये G21 हो जाएगा। और अब कितना हो जाएगा? 19 कंट्री प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? यूरोपियन यूनियन पहले से है, और अब अफ्रीकन यूनियन को भी सहमति मिल गई है। ठीक है। तो ये है G20। G20 वैसे भी अभी ये फ्रेमवर्क की वजह से इंपॉर्टेंट था, और वैसे भी पिछले साल काफी न्यूज में था और हमेशा ही न्यूज में रहता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ G20 में एक टर्म होता है, उसको हम कहते हैं ट्रॉयका। ठीक है। ट्रॉयका, ट्रॉयका बेसिकली क्या है? जैसे मान लो कि एट प्रेजेंट G20 का कौन है प्रेसिडेंट, और अभी कौन है ना, एट प्रेजेंट, और पास्ट में कौन था 1 साल पहले, और फ्यूचर में कौन होगा। तो ये तीनों लोग जो है मिलके बनाते हैं ट्रॉयका। ठीक है। द कंट्री होल्डिंग द प्रेसिडेंसी टुगेदर विद द प्रीवियस, है ना, एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी, वो एक बनाते हैं ट्रॉयका। जैसे 2023, ठीक है, 2023 में कौन था G20 का चेयरमैन? था हमारा इंडिया। ठीक है। अब है 2024, 2024 चल रहा है। अभी चेयरमैनशिप है G20 की ब्राजील के पास। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसके पास है?
ब्राजील के पास। यानी जो अब जो G20 होने वाला है, यानी ये है 19 समिट। अब 19 समिट होगा G20 का, जो कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। और इससे पहले इंडिया में हुआ था 18। तो और इससे पहले, इंडिया से पहले कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में 2022 के अंदर। ठीक है। तो इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील फॉर्म ट्रोइका। अगर बोले एक क्वेश्चन आ जाए कि G20 के ट्रोइका में कौन कौन सी कंट्री है, तो इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील फॉर्म ट्रोइका। G20 इसलिए भी इंपॉर्टेंट था पिछले साल और इस साल भी है। ठीक है, हमेशा ही न्यूज में रहता है। अब पहली बार ऐसा हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ G20 की ट्रोइका के तीनों मेंबर, यानी इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील, दे ऑल आर डेवलपिंग नेशन। ठीक है। इससे पहला क्या होता था? कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जो होता था, तीनों में से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन, वो या तो डेवलपिंग और डेवलप दोनों को मिला के रहता था, है ना। तो इन द हिस्ट्री ऑफ G20 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑल द थ्री मेंबर्स जो है हमारे ट्रोइका के, दे आर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है। तो आप समझ गए ट्रोइका क्या है? मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। द कंट्री होल्डिंग द प्रेसिडेंसी, टुगेदर with the previous and next presidency, या प्रेसिडेंट होल्डर लिख लो, नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर फॉर्म्स द ट्रॉयका। ठीक है, फॉर्म्स द ट्रॉयका। बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं? टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ G20 एजेंडा। ठीक है। तो ये है हमारे G20 की कहानी। बहुत ही गंदे सिनेरियो में आपसे क्या है, पूछ लेंगे कि G20 का थीम क्या है, तो आप क्या बताओगे? चलो आप ये पढ़ के आना, G20 का थीम क्या है ना। डेवलपिंग वैसे जस्ट एंड सस्टेनेबल प्लानिट, ऐसा करके थीम है। एक बस एक कीवर्ड याद रखना चाहिए। ठीक है, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब समझ गए आप G20 कैसे कैसे है। कॉन्टिनेंट वाइज अपन याद करेंगे। 1999 में फॉर्म हुआ इन द बैकड्रॉप ऑफ 1997 इकोनॉमिक क्राइसिस। हर कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी कंट्री है, रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर लिया गया। सबने ऐसा मान लिया, तो अब ये G21 हो जाएगा। ट्रॉयका में पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ कि ऑल द थ्री मेंबर्स फॉर्म द आर फ्रॉम द डेवलपिंग नेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा G20। ठीक है। G20 के साथ साथ मैं एक आपको इसी से रिलेटेड एक और चीज बता देता हूँ। G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक है, इसी से G20 बना। इसमें सारे के सारे मोस्टली डेवलप कंट्री हैं। इसको याद करने के लिए बस एक सिंपल सी चीज याद रखो, ब्रिटेन है भाई। ब्रिटेन ने जर्मनी का जूस पी लिया, ऐसा सोचो। ठीक है, याद करने का तरीका जैसे आप याद कर लो। ब्रिटेन जर्मनी दो कंट्री हो गई, वन टू तीन। जैसे क्या? जापान, देन USA, इंडिया। इंडिया है इसमें? नहीं है। यही तो चेक करना होता है। इटली, सी फॉर कनाडा, एंड ई नहीं है, ई को रिप्लेस करके हम एफ लिखेंगे, ऐसा याद करने के लिए मैंने बनाया है फ्रांस। ठीक है। तो ब्रिटेन ने जर्मनी का जूस पी लिया, ऐसा मैंने याद करने के लिए नोमेनक्लेचर बनाया है। तो जूस के ई को रिप्लेस करके बस एफ करना है। बाकी आप जो टर्मिनोलॉजी बना पाओ। तो जापान, USA, इटली, कनाडा एंड फ्रांस। ब्रिटेन जर्मनी G7 कंट्रीज। ठीक है। जी सेवन का सबमिट अभी रिसेंटली होने वाला है। G7 का 50th सबमिट होने वाला है। तो आप याद रखेंगे G7 का 50th समिट कहाँ पे होगा? ये होगा इटली। इटली का एक शहर है अपूलिया, कहते हैं उसको, अपूलिया। तो इटली के शहर अपूलिया में क्या होगा? अब 50th समिट होगा G17 का। ठीक है। तो अब पूछेंगे कि रिसेंटली G7 कहाँ पे होने वाला है? सॉरी, G17 नहीं, G7 तो कहाँ पे होने वाला है? इटली के अंदर। 50वां समिट है ये। और कौन कौन से मेंबर है? ब्रिटेन, जर्मनी। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई पूछे कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, G20 का कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा G7। एक चीज से बहुत सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो। एक और है G4, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। ऐसा कोई ऑफिशियल नोमेनक्लेचर नहीं है, पर इसको कॉफी क्लब बोलते हैं। कॉफी क्लब। और और कहते हैं इसको यूनाइटिंग फॉर कंसस कंससनेस। ठीक है, यूनाइटिंग फॉर कंसस।
ये क्या चीज है भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट है जो 1990 में आया। इसमें हमारे इंडिया भी है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इंडिया, जर्मनी, ठीक है, इंडिया, जर्मनी, जापान एंड, सॉरी, हाँ, इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील। ठीक है, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ये है G4 के पार्ट। इन लोगों ने क्या है, जो हमारा यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 ही मेंबर है शुरू से ही, जिनको वीटो पावर है। तो क्या, इन लोगों का एक मुहिम था इन चारों कंट्री का, कि आपको ये एक्सपैंड करना चाहिए और इन सारी कंट्री को भी, हम लोगों को भी सिक्योरिटी काउंसिल में अब देना चाहिए। बहुत पुराना एजेंडा है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अब क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील ने एक क्लब बनाया जिसको G4 क्लब कहते हैं, कॉफी क्लब कहते हैं। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस एक मूवमेंट शुरू हुआ बेसिकली 1990 में, ताकि क्या है, हम लोगों को भी, इंडिया को भी, जर्मनी, सारे कंट्रीज को, इन जो चारों कंट्रीज है इनको, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इनको भी हिस्सा मिले। ठीक है, ये भी एक वीटो मेंबर की तरह है। तो इतना ही था आज के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। फिर हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।